आपसे कोई पूछे कि रिसोर्स क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? देखो, हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं और जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल हैं और कल्चरली एक्सेप्टेबल हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रिसोर्स क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? देखो, हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं और जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल हैं और कल्चरली एक्सेप्टेबल हैं, इनको हम बोलते हैं रिसोर्स। रिसोर्सेज के कुछ 4 फीचर्स पढ़ते हैं। ये टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल यानी कि हमारे पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है कि हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल यानी कि एक रीज़नेबल कॉस्ट पे ये अवेलेबल है, एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे अवेलेबल है। कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी कि हमारी सोसाइटी और कल्चर के द्वारा ये एक्सेप्टेबल हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो, रिसोर्सेस आते कहाँ से, किस वजह से, कहाँ इनकी नीड है? ह्यूमन बीइंग्स हैं हमारे, ह्यूमन बीइंग्स नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ इंटरैक्शन करता है। यहाँ पर इंटरैक्शन का मतलब है कि इन सारी चीज़ों से वो कहीं ना कहीं कुछ यूज़फुल चीज़ें लेता है, यानी कि बेनिफिट लेता है। तो यहीं पे हमारे रिसोर्सेज की नीड होती है। एग्जांपल्स जैसे कि अगर ट्रीज़ की बात करें तो हमें वुड, फ्रूट, शेल्टर, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। वाटर की बात करें तो ड्रिंकिंग, इरिगेशन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मिनरल्स की बात करें तो इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन और एनर्जी में यूज़फुल है। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करूँ मैं तो किन किन बेसिस पे कर सकते हैं? देखो, अगर हम ओरिजिन की बेसिस पे करें तो बायोटिक और एबायोटिक 2 तरह के हमारे रिसोर्सेज होते हैं। बायोटिक जो लिविंग से डिराइव्ड हैं जैसे प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस हो गए। एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग से डिराइव्ड हैं जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स हो गए। उसके बाद एग्जॉस्टिबिलिटी की बेसिस पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होते हैं? जो शॉर्ट टाइम में रिप्लेनिश्ड यानी कि दोबारा बनाए जा सकते हैं, जैसे कि सनलाइट, वाटर, विंड, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें। और नॉन रिन्यूएबल जो कि एक शॉर्ट टाइम में दोबारा नहीं बनाए जा सकते, जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स। बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इन सबको बनाने में, ठीक है। और वाटर, विंड, फॉरेस्ट, सनलाइट, ये इनके कंपैरिजन में तो कम टाइम में ग्रो हो जाता है। फॉरेस्ट तो इनके कंपैरिजन में मिलियन ऑफ ईयर नहीं लेता, कुछ ही साल में ग्रो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। देखो, इंडिविजुअल जैसे कि इंडिविजुअल्स जो ओन करते हैं, जैसे हाउस हो गया, कार हो गया, ये वो रिसोर्सेज की बात है। कम्युनिटी की बात करें तो कोई एक ग्रुप उन्हें ओन करता है, जैसे पॉन्ड या ग्रेजिंग लैंड हो गया। नेशनल का मतलब है कि एक कंट्री उसे ओन कर रही है, जैसे फॉरेस्ट और मिनरल्स वगैरह हो गए। इंटरनेशनल जो बहुत सारी कंट्रीज से कलेक्टिवली ओन की जाती है, जैसे ओशियंस और एयर वगैरह हो गया। उसके बाद हम डेवलपमेंट के बेसिस पे कर सकते हैं। पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल का मतलब है कि हम उन्हें जानते तो हैं पर अभी तक उन्हें किसी ने यूज़ नहीं किया। डेवलप्ड स्टॉक का मतलब है कि वो सर्वेड यानी कि उन्हें फाइंड भी कर लिया गया है और उन्हें यूज़ भी किया गया है। रिजर्व्स का मतलब है कि वो स्टॉक का पार्ट है, यानी कि उन्हें हमने ढूंढ तो लिया है पर हमने उन्हें एक अच्छी जगह संभाल के रखा है ताकि हम फ्यूचर में उनका यूज़ कर सकें। क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। देखो, रिसोर्सेज नेचुरल और ह्यूमन 2 चीज़ों में डिवाइड होता है। नेचुरल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आता है। रिन्यूएबल में जैसे कि कॉन्टीन्यूअस होता है और बायोलॉजिकल होता है, जैसे कि विंड और वाटर कॉन्टीन्यूअस में आता है। बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन जो फॉरेस्ट वगैरह आ गया और ये एनिमल्स वगैरह आ गए, वाइल्ड लाइफ वगैरह आ गए। और नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकेबल, नॉन रिसाइकेबल आता है। ह्यूमंस में स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस और क्वांटिटी एंड क्वालिटी टर्म आता है। तो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डोंट बी कंफ्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होता है? देखो, रिसोर्सेज हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। रिसोर्सेज क्या है? हमारे के द्वारा दिए गए हुए हमें फ्री गिफ्ट्स हैं, पर फिर भी ह्यूमन बींग्स उन्हें ढंग से यूज़ नहीं करते, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक मेजर प्रॉब्लम है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो उसे इनडिस्क्रिमिनेटली यानी कि बिना आगे की फ्यूचर की चिंता किए हुए उन्हें यूज़ कर रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या हुई? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज जो है हमारे ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि कुछ लोग रिसोर्सेज को नीड की तरह नहीं, ग्रीड की तरह यानी कि लालच की तरह यूज़ कर रहे हैं। एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स, यानी कि कुछ ही हाथों में रिसोर्सेज है जिसने
सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, जो कि रिच और पुअर में डिवाइड हो चुके हैं। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि बेतहा उनको रिसोर्सेज को भाई यूज़ किया जा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है कि उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, बट नहीं, उन्हें वो अपने मर्ज़ी से ही यूज़ करना है। अब देखो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना चाहिए? एक सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, ग्लोबल पीस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेज है वो सब में बराबर बराबर बटे हुए हों। अगर ऐसे ही डिप्लीशन चलता रहा तो हमारे जो प्लैनेट का फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। देखो अब इनके लिए तरीका क्या है कि रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए पर बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए। इन्वायरमेंट में डैमेज नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट के चक्कर में। और आज जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रहा है वो फ्यूचर जनरेशन की नीड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि अगर आज हम यहाँ बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो ऐसा ना हो कि ये चीज़ आगे के फ्यूचर को अफेक्ट कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रेजेंट की नीड करना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन की भी नीड को मद्देनज़र रखते हुए ही ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। दूसरा, हम रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में पढ़ रहे हैं। 1992 में हुआ था। जून 1992 में 100 हेड्स ऑफ स्टेट से भी ज़्यादा जो है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में मिले थे फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। जो समिट है वो क्यों हुआ था? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की अर्जेंट कुछ प्रॉब्लम्स थी जिन्हें कन्वे करने के लिए ये समिट हुआ था। और जो लीडर्स थे उन्होंने डिक्लेरेशन साइन किया था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। और ये जो रियो कन्वेंशन है इसने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को इंडोर्स किया और एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया ताकि 21वीं सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए, यानी कि ये सारी चीज़ें हो पाएँ। ठीक है, एजेंडा 21 की बात करते हैं। एजेंडा 21 क्या है? ये एक डिक्लेरेशन है जो वर्ल्ड लीडर्स ने साइन किया था 1992 में एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम UNCED बोलते हैं, जो अगेन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। इसका एम क्या था कि ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेगा। ये एक एजेंडा है ताकि इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन और कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो सकें। और एक मेजर ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का कि हर एक लोकल गवर्नमेंट जो है उसे अपना एक लोकल एजेंडा 21 चलाना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो चुका है। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग, देखो प्लानिंग स्ट्रेटजी यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। बहुत कंट्रीज़ में इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इंडिया, जिसकी इनॉर्मल डाइवर्सिटी यानी बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में। कुछ रीजन्स जो हैं रिच हैं और कुछ रीजन्स उसके लिए डिफिशिएंट, यानी कुछ रीजन्स के पास बिल्कुल ही नहीं है, कुछ रीजन्स के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज। कुछ रीजन्स सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में, वहीं पे दूसरे रीजन्स के पास कुछ इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज की भी शॉर्टेज, यानी कि कुछ के पास तो सफिशिएंट से भी ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोगों के पास जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है वो भी नहीं है। जैसे एग्जांपल्स देखो, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये मिनरल और कोल में रिच हैं। अरुणाचल प्रदेश जैसे वाटर रिसोर्स में बहुत ज़्यादा रिच है। राजस्थान ये सोलर और विंड एनर्जी में बहुत रिच है पर वाटर रिसोर्सेज में लैक करता है। लद्दाख कोल्ड डिजर्ट है और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ वाइटल मिनरल्स इन सब में बहुत ही ज़्यादा डिफिशिएंट है। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, मतलब कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की मांग करती है एक नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल्स में, ताकि हर जगह जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम हो सके। हमारी इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है वो सारी चीज़ें देखेंगे। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? देखो पहले हर जगह यानी हर एक रीजन में रिसोर्सेज की इन्वेंट्री और आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, रिसोर्सेज को ढूंढा जाएगा, सर्वे किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी और उसका क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी कि जो रिसोर्स उसकी क्वालिटी कैसी है, कितना है, कैसा है, ये सारी चीज़ें सर्वे की जाएगी। और प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशंस। और जो मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं विद
ओवरऑल डेवलपमेंट नेशन यानी कि जो पूरे कंट्री के डेवलपमेंटल प्लान्स हैं और जो रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लान्स हैं इनको मैच किया जाएगा। देखो अब ये ज़रूरी क्यों है, रिसोर्स प्लानिंग आखिर ज़रूरी क्यों है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर डेवलपमेंट के लिए हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं हो पाता। टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस जो है वो हम लैक करते हैं। कुछ रिसोर्स रिच रीजन्स हैं जो बैकवर्ड रह जाते हैं और वहीं कुछ पुअर रिसोर्सेज वाले जो हैं डेवलप हो जा रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है उसकी वजह से हमारे लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 रीजन्स आप याद कर लीजिएगा। आपकी एनसीईआरटी के नोट्स हैं तो ये अगर आप एग्जैक्ट नोट्स पे लिखते हो ना तो आपको बढ़िया नंबर मिलने वाले। नोट्स चाहिए तो scholar_didi मेरा इंस्टाग्राम है, आप डीएम कर देना। अब बात करते हैं रिसोर्स डिस्पैरिटी की। देखो कुछ रीजन्स रिसोर्सेज में रिच हैं पर फिर भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए, कुछ रीजन्स पुअर हैं पर फिर भी वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो गए। कॉलोनाइजेशन एंड रिसोर्सेज का क्या रिलेशन है? रिच रिसोर्सेज जो है कॉलोनीज में अगर रिच रिसोर्सेज होगा तो वो फॉरेन इन्वेडर्स को अट्रैक्ट करता है। जो कॉलोनियल पावर्स थे, इंग्लिश के मैन थे, तो जो कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया ताकि वो अपनी सुपरमेसी को स्ट्रेंथन कर पाएँ यानी कि अपनी बड़ाई कर पाएँ। तो उन्होंने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट यानी कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से यूज़ किया। उन्होंने रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया, ना ही कॉलोनीज़ के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद डेवलपमेंट इन इंडिया, रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया में क्या है? देखो डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ कितना रिसोर्स अवेलेबल है या कैसा रिसोर्स अवेलेबल है इस पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस ऑन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। देखो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्स की बचत के बारे में बात करते हैं। रिसोर्स हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पर इतना ज़्यादा कंजप्शन की वजह से और बहुत ही ज़्यादा इसका यूटिलाइज़ करने की वजह से सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? रिसोर्सेज का कंजर्वेशन यानी कि उनकी बचत करना क्यों ज़रूरी है? देखो ये रिसोर्सेज के डिप्लीशन को प्रिवेंट करता है यानी कि रिसोर्सेज को बचा के रखेगा आगे के यूज़ के लिए। जितनी भी सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है इनसे ओवरकम करने में हेल्प करेगा और प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं? देखो भाई गांधी जी कहते हैं देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। देखो ये स्टेटमेंट तुम्हें एग्ज़ाम में मिल सकती है एक्सप्लेन करने के लिए। इसका मतलब है गांधी जी का कहना है कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत हैं लेकिन सबकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, पर किसी एक के भी ग्रीड यानी कि किसी एक के भी लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। गांधी जी ने क्या किया? ग्रीडी, सेल्फिश इंडिविजुअल्स और एक्सप्लॉइटिव नेचर जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का और लालची लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, इन सब को ब्लेम किया किसके लिए? ग्लोबल रिसोर्स डिप्लीशन के लिए, यानी कि रिसोर्स का जो डिप्लीशन हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। अब देखो कंजर्वेशन की वजह से कंजर्वेशन के लिए हुआ क्या? 1968 में क्लब ऑफ रोम ने रिसोर्स कंजर्वेशन को एक सिस्टमैटिक वे में एडवोकेट किया, उसके बारे में बोला। 1974 में गांधीयन फिलॉसफी जो कि सुमैचर के द्वारा प्रेजेंट की गई थी उनकी बुक में पब्लिश किया गया था दैट स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। फिर 1987 में ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1992 में हम पढ़ चुके हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था, एक अनदर सिग्निफिकेंट स्टेप है ताकि ग्लोबल कंजर्वेशन रिसोर्सेज की हो पाए। लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। देखो लैंड की बात करें तो प्लेन्स के पास 43% है, माउंटेन्स के पास 30% है और प्लेट्यूज के पास 27% लैंड है। लैंड ज़रूरी क्यों है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाई हम लैंड पे ही तो रह रहे हैं और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी तो लैंड पे परफॉर्म कर रहे हैं और हम लैंड को अलग अलग तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं। लैंड हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम इन सबको सपोर्ट करता है। और लैंड एक एसेट है यानी कि एक बेनिफिट है हमारे लिए जिसे हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। लैंड हमारी लाइफ को और लिवलीहुड को सपोर्ट करता है, हमारी इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक फाइनाइट रिसोर्स है, ईमानदारी से अच्छे से यूज़ करो और सस्टेनेबल यूज़ इंश्योर करता है कि हमें एक बेटर फ्यूचर मिलेगा।
लैंड को हम कितनी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं और किन-किन चीज़ों में यूज़ करते हैं वो देखते हैं। फॉरेस्ट, देखो लैंड जो है अगर ट्रीज़ और नेचुरल वेजिटेशन से कवर्ड हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट हो गया। लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, उसमें बैरन और वेस्ट लैंड आता है जो कि अनप्रोडक्टिव लैंड है, जो इसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। दूसरा, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यानी वो लैंड जो हम बिल्डिंग्स, रोड्स और फैक्ट्रीज़ के लिए रख देते हैं और जिसमें एग्रीकल्चर नहीं ग्रो करते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, परमानेंट पेस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड, जो कि ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है कि ये इतनी जगह है जहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल्स ग्रेज कर सकते हैं। दूसरा, लैंड जो मिसलेनियस ट्री और क्रॉप्स ग्रोव्स के अंदर आता है, जो नेट सोन एरिया में जो है काउंट नहीं होता, जैसे कि जैसे ये ट्री है तो इसके नीचे वाला एरिया तो उसमें थोड़ा ना कुछ ग्रो करेंगे। जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड होता है, यानी कि 5 साल से भी ज़्यादा उसे अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है, तो वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड में आ जाता है। फिर चौथा, फैलो लैंड्स की तरह यूज़ करते हैं। करंट फैलो का मतलब कि 1 या फिर 1 साल से कम टाइम के लिए उसे बिना कल्टीवेशन के ही छोड़ दिया गया। अदर देन करंट फैलो, यानी कि 1 से 5 साल के बीच में उसे अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया। फिर नेट सोन एरिया, फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड, जिसमें मतलब कि एक लैंड जिसमें हम क्रॉप्स को बोते हैं और हार्वेस्ट करते हैं, उसे हम नेट सोन एरिया बोलते हैं, जिस पे हम रेगुलर बेसिस पे किसान लोग उसे उसमें बोते हैं अपना अनाज वगैरह, और उसे फिर काटते हैं, फिर बोते हैं, फिर काटते हैं, वो नेट सोन एरिया है। और एरिया जो एक बार से ज़्यादा ग्रो कर दिया गया है, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, लैंड जो है एक शेयर्ड रिसोर्स है, हमें अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उसे बचा के रखना चाहिए। लैंड क्यों ज़रूरी है, पहले भी बता चुकी हूँ। हमारी बेसिक नीड्स जो है 95% वो लैंड ही पूरी करती हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं और नेचुरल फोर्सेस जो हैं वो सारे जो है लैंड को डैमेज पहुंचा रहे हैं। कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं लैंड डिग्रेडेशन यानी कि लैंड को डैमेज कर रही हैं। देखो, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का काटना। अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो उससे लैंड को हार्म होता है। ओवर ग्रेजिंग यानी कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा एक लैंड पर अगर बहुत टाइम तक ग्रेज करेंगे तो वो लैंड बेकार हो जाती है। माइनिंग यानी कि माइनिंग एंड क्वायरिंग, हम अंदर से मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारी चीज़ें निकालते हैं, तो उसके लिए माइनिंग वाइनिंग करते हैं, तो वो लैंड भी तो ख़राब हो जाती है। देखो, एग्जांपल्स की बात करें, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग जो है यानी कि एनिमल्स का बहुत ज़्यादा चरना यहाँ पे रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन जो है, वाटर लॉगिंग, इंक्रीजिंग। देखो, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्या प्रॉब्लम है कि बहुत ही ज़्यादा इरिगेशन यानी बहुत ज़्यादा किसी लैंड की सिंचाई कर देना, वो लैंड को ख़राब कर देती है। यानी कि कहते हैं ना कि पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दो तो वो ख़राब हो जाता है। तो सेम चीज़ें, जैसे हमने पढ़ा लैंड एज ए रिसोर्स, अब हम पढ़ेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि प्लांट ग्रोथ का मीडियम है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। सॉइल एक लिविंग सिस्टम है जो मिलियन ऑफ ईयर्स लेता है कुछ सेंटीमीटर फॉर्म करने में। देखो, नेचर के फोर्सेस की बात करें तो टेम्परेचर में चेंज होना, वाटर का गिरना, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डीकम्पोजर्स, ये सारी चीज़ें सॉइल को अफेक्ट करती हैं। सॉइल फॉर्मेशन में क्या फैक्टर्स होते हैं, देखो, रिलीफ यानी कि पैरेंट रॉक या बेड रॉक हो गया, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल हो गया, वेजिटेशन, प्लांट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ नेचर, ये सारी चीज़ें लगती हैं सॉइल को बनाने के लिए। और क्या चेंजेस है जो सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि केमिकल चेंजेस हो गए, मिनरल्स और रॉक्स में केमिकल चेंजेस होते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑर्गेनिक चेंजेस हो गए, यानी कि ये और ये सारी चीज़ें सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हम सॉइल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहले हम देख रहे हैं एलुवियल सॉइल्स। एलुवियल सॉइल क्या होती है, देखो किस बेसिस पे इन्हें क्लासीफाई किया जाता है, पहले ये देखते हैं। फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इन सब के बेसिस पे हमें सॉइल्स को डिवाइड कर दिया। एलुवियल सॉइल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल है और बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्प्रेड यानी कि बहुत ही ज़्यादा जगह मिलती है। नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादातर एलुवियल सॉइल मिलती है। 3 हिमालयन रिवर सिस्टम का डिपॉजिट है ये, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। राजस्थान, गुजरात में भी पाई जाएगी, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेस में भी पाई जाती है, जैसे कि महानदी की डेल्टाज में, गोदावरी में, कृष्णा में और कावेरी रिवर्स में पाई जाती है।
और इसका कंपोजिशन टेक्सचर कैसा होता है, देखो सैंड की बनी होती है, सिल्ट और क्ले की बनी होती है और रिवर्स की अपर रीचेस में पाई जाती है। और इसमें जो कॉमन चीज़ क्या है, जैसे डुआस, कोस, टिराई, ये इन सब जगहों पे मिलती है। इनके दो टाइप्स होते हैं, ओल्ड एल्यूवियल को हम बांगर बोलते हैं और न्यू एल्यूवियल को हम खादर बोलते हैं। ओल्ड एल्यूवियल यानी बांगर क्या है, बांगर में कंकड़ का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहता है खादर के कंपैरिजन में और बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, पर खादर से कम फर्टाइल होती है। खादर हमारी ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं फाइन और ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल को हम रेग्योर सॉइल भी बोलते हैं। देखो ब्लैक सॉइल नाम से पता चल रहा है कलर में ब्लैक होगी, इसको हम रेग्योर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि कॉटन की क्रॉप के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा ही हुआ है। और क्लाइमेट और पैरेंट रॉक मटेरियल जो हैं इसके फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डिकैन ट्राइब यानी BSL रीजन में यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, नॉर्थ वेस्ट डिकैन प्लेट्यू में, बताया अभी। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारी प्लेट्यूज़ को कवर करती है। उसके बाद कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ की अगेन बात कर लेते हैं। क्लेई मटेरियल से बनी होती है और मॉइस्चर को बहुत अच्छे से होल्ड कर सकती है। सॉइल न्यूट्रिएंट्स में भी रिच है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, और कॉटन के लिए बहुत बढ़िया होती है। रेड एंड येलो सॉइल्स, देखो रेड सॉइल्स और येलो सॉइल्स। पहले रेड सॉइल, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में, इग्नियस एक रॉक का टाइप होता है, उस पर डेवलप होती है जहाँ पर लो रेनफॉल होता है, जैसे कि ईस्टर्न सदर्न पार्ट्स एंड डिकैन प्लेट्यू के बहुत ही लो रेनफॉल के एरिया में पाई जाती हैं। रेडिश कलर की होती हैं क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है। येलो सॉइल की बात करें, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन और वेस्टर्न घाट के पिडमोंट जोन में पाई जाती है। ये येलो दिखती है क्योंकि ये येलो तब दिखती है जब ये अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। कहाँ पे पाई जाती है बताइए, रेड सॉइल्स देन येलो सॉइल। लेटराइट सॉइल की बात करते हैं। लेटराइट सॉइल की फॉर्मेशन की बात करूँ तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर बनती है और इंटेंस लीचिंग का रिजल्ट है ड्यू टू हैवी रेन, यानी बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन में ये बनती है। सदर्न स्टेट्स में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट रीजन में पाई जाती है, महाराष्ट्र या उड़ीसा में पाई जाती है, वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन्स में पाई जाती है और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डीप यानी बहुत ही ज़्यादा नीचे पाई जाती है। एसिडिक जो pH है 6 से कम होता है यानी एसिडिक होती है और जनरली प्लांट न्यूट्रिएंट्स में डिफिशिएंट होती है, यानी कि उसके पास प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। ह्यूमस पुअर इन नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि ह्यूमस भी अच्छे से होल्ड नहीं कर सकती और इरोजन और डिग्रेडेशन हो जाता है। किस लिए यूज़फुल है ये, प्रॉपर कंजर्वेशन टेक्निक्स के बाद इसे हम यूज़ कर सकते हैं हिली एरियाज़ में, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जो टी और कॉफ़ी के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है और कैश्यू नट के ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में की जाती है। बात करते हैं एरिड सॉइल्स की। ये ड्राई रीजन्स की सॉइल है। इसका की फीचर्स क्या है, देखो ये रेड से ब्राउन होती है कलर में, सैंडी नेचर में होती है और बहुत ही ज़्यादा कुछ एरियाज़ में इसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सॉइल्स क्यों पुअर है, ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर होता है तो फास्ट इवापोरेशन हो जाती है, तो ये सॉइल्स जो हैं ये उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ह्यूमस और मॉइस्चर को लैक करती हैं और ये जो फैक्टर्स हैं ये उसको एरिड सॉइल को लेस फर्टाइल बना देते हैं। देखो और जो लोअर हॉरिजन्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ पाए जाते हैं। कंकड़ जो होते हैं वो क्यों बन जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम का जो कंटेंट है, कैल्शियम का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और बॉटम हॉरिजन्स में कंकड़ लेयर जो है उससे कंकड़ लेयर होने की वजह से वाटर का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। इरिगेशन के बाद, प्रॉपर इरिगेशन के बाद ये सॉइल्स जो हैं कल्टिवेबल बन जाती हैं। कहाँ पे, वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती हैं एरिड सॉइल्स। लास्ट सॉइल है हमारी फॉरेस्ट सॉइल, जो हिली और माउंटेनियस रीजन्स की सॉइल होती है। बता ही दिया हिली और माउंटेनियस में पाई जाती है। और टेक्सचर लोकेशन कैसा होता है, जो सॉइल का टेक्सचर है वो माउंटेन के हिसाब से वेरी करता है। लोमी सिल्टी होती है वैली साइड्स में और अपर स्लोप में कोर्स ग्रेन्ड होती है, जैसे कि आपको मतलब कोर्स ग्रेन का मतलब कंकड़ ज़्यादा है और लोमी सिल्टी मतलब कि हल्की सी बहुत छोटे छोटे से कंकड़ होते हैं उसमें। स्नो कवर्ड एरियाज़ में पाई जाती है, जैसे कि हिमालयाज़ में हो गए। और सॉइल्स जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं और इसमें जो ह्यूमस का कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। लोअर वैलीज़ की बात करूँ अगर, तो सॉइल जो है वो वैली के लोअर पार्ट में पाई जाती है, पर्टिकुलरली रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस जो होते हैं वो फर्टाइल होती है। लास्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है, देखो सॉइल
कवर का डेनुडेशन, यानी कि सॉइल कवर का जो रिमूवल होता है और उसका जो वॉशिंग डाउन होता है, यानी कि ऊपर की लेयर जो है वो हट गई, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन जो है साइमल्टेनियसली होता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होता है। सॉइल इरोजन क्यों होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी हो सकता है। सॉइल इरोजन के टाइप गली इरोजन, शीट इरोजन, विंड इरोजन। गली इरोजन का मतलब होता है कि जो रनिंग वाटर होता है, यानी कि जो बहता हुआ पानी होता है, वो क्ले सॉल्स के बीच से निकलते हैं, यानी उनको कट करते हुए निकलता है और गलीज बना देता है, ऐसे करके गलीज बना देता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? गली इरोजन हो जाता है। शीट इरोजन की बात करूँ तो जो वाटर है वो एक शीट की तरह जो है फ्लो करता है, एक स्लोप के पास, एक स्लोप से ऐसे फ्लो करता है और टॉप सॉइल को वॉश कर देता है। विंड इरोजन की अगर बात करूँ तो विंड जो है, जैसे यहाँ सॉइल है और यहाँ पर विंड आ गई, ये विंड आ गई, तो ऊपर की जो लेयर है वो उसको साथ लेके बह जाती है, चली जाती है। तो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल को ही हम सॉइल इरोजन बोल रहे हैं। उसके बाद सॉइल इरोजन के इफ़ेक्ट क्या होते हैं? सॉइल इरोजन के जो इफ़ेक्ट हैं वो लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट बन जाती है, जिसको हम बैड लैंड बोलते हैं। चंबल बेसिन में ऐसे लैंड्स को हम रेवेन्स बोलते हैं। डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स और प्लगिंग जो है एक रॉन्ग वे में हो जाता है, यानी कि अगर हम फार्मिंग मेथड सही से ना करें और प्लविंग भी एक गलत मैनर में करें, तो यानी कि जुताई जो है गलत मैनर में करें, तो सॉइल इरोजन हो सकता है। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स कैसे कैसे हम उसे कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि जो सॉइल इरोजन से हमारा डैमेज हो रहा है वो बच जाएगा। कॉन्टोर प्लगिंग, यानी कि जो जुताई है वो हम कॉन्टोर लाइंस के थ्रू करें, यानी कि उनके अलॉन्ग ही करें, अप डाउन करके ना करें। एक मैनर में अगर प्लगिंग होगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। टेरेस कल्टीवेशन स्टेप्स जो हैं वो कट आउट हो स्लोप्स पे टेरेस बनाने के लिए, ये इरोजन को रिस्ट्रिक्ट करेगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग है, शेल्टर बेल्ट्स हैं, अगर लार्ज फील्ड्स को हम स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दें और ग्रास की जो स्ट्रिप्स हैं उनको हम ग्रो करने के लिए छोड़ दें, तो ये विंड के फोर्स को जो है ब्रेक कर देती है। और शेल्टर बेल्ट्स अगर हम ट्री को लाइन से लगा दें तो जो हमारा विंड है वो उतना ज़्यादा सॉइल को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि ऐसी अगर हम ट्रीज़ की रो लगा दें तो इसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो गाइस, ये था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।